अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ताहिर गोरा साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया जी। आदाब, सलाम, सत श्री अकाल और नमस्कार सब दोस्तों को, बहनों भाइयों को, और शुक्रिया आपने हमें याद किया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। सर, आजकल बड़ा हंगामा है यहाँ पे। वैसे तो 3-4 चीजें जो हमने आपसे सीखनी है, पूछनी है, लेकिन सबसे पहले सर, जो कुछ पिछले दिनों में हुआ हामिद मीर साहब के साथ और सब, उस पे उन्होंने एक पोस्ट भी ट्विटर पे लगाई थी, और जिसमें ये बताया गया था कि वो, बल्कि मैं आपको दिखा देती हूँ, उसमें यही बताया गया था कि जी मीडिया को एक तरह की इंस्ट्रक्शंस गई हैं कि वो इन लोगों के खिलाफ जो है वो एक ट्रांसमिशन में बात कर रहे हैं, और जिन लोगों से इनके, आजमत शराजी, हामिद मीर और इस तरह के जो जर्नलिस्ट हैं, इनके जिनके साथ लिंक्स हैं, उसमें वो ऐसे लोग हैं जो एंटी पाकिस्तान है, और उसमें आपका नाम भी है। और इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे पूछूं कि कैसा लगता है सर जब ये घर बैठे, मतलब गद्दारी के सर्टिफिकेट जो मिलते हैं पाकिस्तान में, उसके लिए, मतलब बाकी सब के लिए वो लोग कहते हैं ना कि कोई बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए हो या किसी किस्म का, तो ऑफिसेस के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन गद्दारी का सर्टिफिकेट घर बैठे मिल जाता है। देखिए, वो जो एंटी पाकिस्तान जर्नलिस्टों की एक फहरिस्त है, उसमें इस वट एवर, ये पता नहीं कहाँ से आया है, एक इंस्ट्रक्शन सो कॉल्ड, इसमें मेरा नाम भी है। तो अब पाकिस्तान में एंटी पाकिस्तान तो आप होते हैं एक दिन, और अगले दिन आप सबसे बड़े मुहिब वतन होते हैं। जनरल मुशर्रफ की मिसाल आपके सामने है। जनरल मुशर्रफ को कई बार पाकिस्तान की, वो जिसे कहते हैं ना, एंटी पाकिस्तान की लिस्ट में रखा गया। इवन कोर्ट ने भी कहा कि ये गद्दारी के मामलात हैं। तो फिर पाकिस्तान का आइन जो तोड़ते हैं, वो आपको और मुझे पता है, सबसे बड़े एंटी पाकिस्तान तो वही होने चाहिए। नवाज शरीफ, मुझे याद है 88 में जब इस्टेब्लिशमेंट ने IGI बनाई, और वो मतलब बहुत स्ट्रांग अपोजिशन लीडर के तौर पर सामने आए, 1990 में पाकिस्तान के वो पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने, तो वो सबसे मुहिब वतन थे। फिर वो एकदम से 93 तक जाते जाते सबसे बड़े गद्दार हो गए। फिर वो दोबारा मुहिब वतन हो गए, और फिर वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने, और फिर उनको बाहर भी भेज दिया गया। पहले फांसी पर लगाने लगे थे, मगर अरबों के कहने पे बाहर भेज दिया गया। फिर वो वापस आए और सबसे बड़े मुहिब वतन हुए, और फिर वो वजीर आजम बने। फिर वो एंटी पाकिस्तान हुए, गद्दार हुए, और फिर वो मतलब उन पे मसाइल आए, और फिर वो दोबारा तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर हुए, सबसे ज्यादा मुहिब वतन हुए। और आजकल फिर वो एंटी पाकिस्तान हैं, जिनकी नज़र में, उनकी नज़र में है। तो ये असल में गद्दारी के फतवे भी वहाँ पे परमानेंट नहीं है। अगर गद्दारी के फतवे भी वहाँ पर परमानेंट हों, तो मुझे खुशी हो कि एटलीस्ट वो हमारे अंकल ज़फ़र इकबाल का शेर है कि झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर ज़फ़र, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। तो जिनको ये एंटी पाकिस्तान एक बार कह दें, फिर वो सारी ज़िंदगी एंटी पाकिस्तान रहे ना एटलीस्ट। लेकिन वो तो कभी एंटी पाकिस्तान होते हैं, कभी वो मुहिब वतन होते हैं। और जो उनको ये लेबल देते हैं, उनके पास क्या क्राइटेरिया है? आपको और मुझे पता है कि उनका भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। हामिद मीर जो हैं, वो अगर पाकिस्तान के अपने क्राइटेरिया के अंदर देखा जाए खास तौर पर, तो मेरा ख्याल है कि उनसे ज्यादा मुहिब्बुल वतन, उनसे ज्यादा इस्लाम पसंद तो कोई जर्नलिस्ट नहीं होंगे। लेकिन चूंकि वो डिसअपीयरेंसेस पे भी कभी कभी बोलते हैं, और चूंकि वो बहुत ही आइकॉनिक जर्नलिस्ट, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रहा हूँ, आइकॉनिक जर्नलिस्ट, बहुत पॉपुलर जर्नलिस्ट होने के साथ साथ उस निज़ाम को भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो एस्टेब्लिशमेंट के तमाम ग्रोहों की जो बारीकियां वो भी जानते हैं। तो फिर जब कभी वो झुंझलाते हैं, या जब कभी गुस्से में आते हैं, या जब कभी उनके साथ अनफेयर सलूक होता है, तो फिर वो फट पड़ते हैं। जब वो फट पड़ते हैं तो इतना ज्यादा इस्लाम पसंद, इतना ज्यादा मुहिब वतन सहाफ़ी भी एकदम से एंटी पाकिस्तान हो जाता है, और फिर उनके खिलाफ वो जो सोशल मीडिया पे ट्रोल्स की एक फौज है, वो लगा दी जाती है। अगर हामिद मीर बेचारे का ये मामला है
जो इतने ज्यादा कौम परस्त हैं पाकिस्तानी नुक्ता नजर के मुताबिक, जो कश्मीर के जहाद के लिए भी और हत्ता के फलस्तीन के जहाद के लिए, जिससे कोई लेना देना नहीं हो हामिद मीर का या पाकिस्तान का, उसके लिए भी वो इतनी बातें प्रो करते हैं। अगर उनके साथ ये सलूक होता है तो हम जैसे जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, जो पाकिस्तान का भला चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वहाँ आवाम का भला हो, लेकिन हम खुल के तनकीद करते हैं, तो फिर अगर हमें एंटी पाकिस्तान ऑन एंड ऑफ कहा जाए तो मुझे कोई अचंभा नहीं होगा। वो इसलिए अचंभा नहीं होगा कि जब इतने ज्यादा मतलब नेक कोट अन कोट पाकिस्तान के इस्लाहात के मुताबिक इतने ज्यादा नेक हज उम्रा करने वाले जो बेचारे सहाफ़ी अहमद मीर जैसे, वो उनके साथ ये सलूक होता है, तो हम जैसों के साथ तो फिर आपको पता ही है कि वो वैसे ही एस्टैब्लिशमेंट शुरू दिन से पसंद नहीं करती। लेकिन इनको ये सोचना होगा कि आफ्टर ऑल ये खेल कब तक खेलेंगे। ये तो अपने रिटायर्ड आर्मी जर्नलों के साथ खेलते रहते हैं, हाजिर जर्नलों के साथ भी यही होता रहता है, हाजिर प्राइम मिनिस्टर्स के साथ ये होता रहता है। तो ये जो सारे का सारा सिलसिला जो आप कह रही हैं कि ये जो गद्दारी के फतवे बांटते फिर रहे हैं या हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट देते फिर रहे हैं, ये अगर किसी एक जगह पे ठहर जाएं, यानी किसी एक को परमानेंट गद्दार करार दे दें और किसी एक को परमानेंट हुब्बुल वतन करार दे दें, तो भी हम इनको अप्रिशिएट कर लेंगे कि एटलीस्ट इनका कोई किरदार तो है, ये अपनी किसी बात पर तो खड़े हो सकते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली ये अपनी किसी बात पर भी खड़े नहीं हो सकते। और इनका जो स्पोक्स पर्सन है सबसे बड़ा, जो आजकल प्राइम मिनिस्टर है, इतना ज्यादा पपेट प्राइम मिनिस्टर कभी मैंने देखा नहीं, इमरान खान, वो तो यू टर्न लेने की बात करता रहता है, लेकिन वो यू टर्न कभी को बड़ा नहीं लेता कि मिसाल के तौर पर भारत के साथ एकदम से अच्छे ताल्लुकात हो जाएं। ये है ना बड़ा यू टर्न कि जी हमने मान लिया कि भारत में जो टेररिज्म की थी हम वो लोग उनके हवाले कर देते हैं, दिस इज आवर यू टर्न। वो छोटे छोटे यू टर्न लेता रहता है। वो एक्चुअली यू टर्न भी नहीं लेता, वो एक विशियस साइकिल है, वो एक विशियस दायरा है जिसके इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो बस ये बदकिस्मत हालात है, इसके लिए हम यहाँ पर बैठे दुख का इजहार ही कर सकते हैं। और ये जो कुछ खुद कर रहे हैं, ये इनफैक्ट हमसे अगर इनको फतवा लेना पड़ेगा, ये गद्दार हैं, ये एंटी पाकिस्तान है, हम नहीं हैं। सर जैसे आपने बात की, पहले पहले सिर्फ ये चीज पॉलिटिशियंस तक ही रहती थी, मतलब जैसे आपने नवाज शरीफ साहब का कहा या पीपल्स पार्टी के कई लीडर्स को इन्होंने पहले कहा था, लेकिन इस बारी ज्यादा जो ये बात कर रहे हैं, ज्यादा जिसे हिट कर रहे हैं, वो सिर्फ मीडिया को कर रहे हैं। इन्होंने जो लिस्ट दी, जो उन्होंने हामिद मीर साहब ने शेयर भी की है, उसमें जाहिर है हामिद मीर साहब का नाम है, आसमा शिराजी का नाम है, आपका नाम है, एजाज सैयद का नाम है, और गुल बुखारी है, हुसैन हक्कानी है, मतलब जो जितनी भी लिस्ट है सब के सब जर्नलिस्ट हैं। तो इनको अब ये मीडिया को किस हद तक ये दबाना चाह रहे हैं कि चाह रहे हैं कोई बात ही ना करे, कोई इनको गलत और सही की तरफ ना लेके जाए। देखिए शायद इसमें मेरा ख्याल है कि अगर मुझे दुरुस्त याद पड़ता है तो ब्रह्मदाद बुख्ती का भी नाम लिया उन्होंने। जी जी, ठीक है ना, हालांकि वो तो सहाफ़ी नहीं है और उनका हाल ही में ब्रेन सर्जरी भी हुई है, कामयाब हुई है, हम उनकी सेहत के लिए बेदवागो हैं। और आपने ये कहा कि ये आजकल मीडिया को ही टारगेट कर रहे हैं, तो ये कोई सीजन है मीडिया को टारगेट करने का। पहले भी आप देख लीजिए, मतलब अगर मैं फैज साहब से शुरू करूं, इवन फैज साहब से पहले की मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। फैज साहब हों, फराज हों, इसी शिबली फराज के वालिद भी एंटी पाकिस्तान रहे हुए हैं, गद्दार रहे हुए हैं और उनको पाकिस्तान से बाहर भेजा हुआ है। और सबसे मुहब्बे वतन इस वक्त शिबली फराज खुद हैं और वो वापस से अंदाजा कर लीजिए कि उनको अपने बाप की लेगेसी का ही ख्याल नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। इसी सरकार के वो अहम पार्ट है ना। उनको सर शोगली फराज कहते हैं। तो वो मतलब अच्छा, आप देख लीजिए, मतलब फैज साहब से लेके हबीब जालिब तक, मैं जरा पुरानी बातों की तरफ इशारा कर रहा हूँ। हमीद जेलमी साहब बड़ी सीजन जर्नलिस्ट होते थे, अतर अब्बास साहब, बड़े बड़े नाम रहे हैं, वो सब के सब मुख्तलिफ अदवार में एंटी पाकिस्तान रहे हैं। हामिद मीर साहब पर गोलियां बरसाई गई 2014 में गालबन, तो मतलब वो भी यही मसला था और उन्होंने तो खुल के इल्जाम लगाया। वो आज तक डंके की चोट पे कहते हैं कि मेरे ऊपर गोलियां किसने चलाई थी, नाम लेते हैं उस वक्त के ISI के
जनरल ज़हीरुल इस्लाम का, वो सब बातें ऑन रिकॉर्ड हैं। अभी जो उन्होंने धुआंधार तकरीर की हफ्ता पहले हामिद मीर ने, जिसकी वजह से उन पे अताब ज्यादा आया, लेकिन मैं ये कहता हूँ धुआंधार तकरीर भी उन पर अताब की वजह नहीं थी, क्योंकि उस धुआंधार तकरीर में तो वो पहले ही बता रहे हैं कि जनाब मुझे ये नौकरी से हटा देंगे, वो ये कह रहे हैं उस तकरीर में। इसका मतलब है कि वो भी वेल इन्फॉर्म्ड आदमी है, वो भी एस्टेब्लिशमेंट के किसी दूसरे ग्रोह के साथ लिंक्ड हैं, उनको भी इंफॉर्मेशन होती है पूरी की पूरी। तो खैर वो उनका जाती मामला। लेकिन फिर मैं उस बात पे आता हूँ जो आप ये पूछ रही हैं कि आजकल ज्यादा नजला जो है सहाफ़ियों पे और सहाफ़ती इदारों पर गिर रहा है। लेकिन आप देख लीजिए 1.5-2 साल से हम अमीर शकील उर रहमान साहब के साथ जो सलूक हुआ, वो तो इनके बहुत ही करीबी साथी ही नहीं इस्टेब्लिशमेंट के, बल्कि पार्टनर भी रहे, पर्सन इन बेड वाली बात है वो सर। लेकिन जब कोई बात पसंद नहीं आती किसी की, तो फिर कोई टॉलरेंस नहीं है उनके पास, कोई टॉलरेंस नहीं है। उनका एक माइंड सेट ही ऐसा है ना। अनफॉर्चुनेटली ये पूरी दुनिया की जो फौज होती है ना, अगर आप उनको नैरेटिव भी उनके पास दे दें, आप आइडियोलॉजी भी उनके पास दे दें, आप इकोनॉमी भी उनके पास दे दें, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ फौज का कसूर नहीं होता। फौज की ट्रेनिंग ही ऐसी होती है। आप कैनेडियन फौज को भी अगर कह दें कि आपने इस मुल्क की नैरेटिव यही सेट करना है, तो वो फिर उनके पास एक ही एंगल है, दोस्त दुश्मन। उन्होंने इकोनॉमी को भी दोस्त दुश्मन की बुनियाद पर चलाना है। तो ऐसा खुशकिस्मती से जमहूरी मुल्कों में होता नहीं। हमें तो कनाडा में अपने चीफ द आर्मी स्टाफ का नाम का भी नहीं पता होता, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी के कौन कौन अफसर हैं, वी गिव अ डैम टू देम। मैं ओपनली कह रहा हूँ, हमें उससे कोई गर्ज ही नहीं होती, वो हमसे कोई राब्ते करने की जरूरत ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये होता है सिस्टम एक सिविलाइज मुआशरे में। लेकिन वहां पे अनफॉर्चुनेटली हमने वहां के तमाम इदारों ने, चाहे कारोबारी इदारे हों, चाहे सियासी इदारे हों, चाहे जुडिशरी हो, उन सब ने सारे अख्तियारात फौज को दिए हुए हैं। फौज ने खुद भी अपने हाथ में पकड़े हुए हैं। तो ये नहीं है कि फौज जो है कोई बदनीति से सिर्फ कर रही है, मैं कोट अनकोट कहूंगा। वहां की एस्टेब्लिशमेंट इसलिए कर रही है कि वो उनके पास हर चीज का अख्तियार है, और उनकी साइकी ये है कि या तो दोस्त होता है या दुश्मन होता है। अगर दोस्त कोई नहीं होता तो उसको दुश्मन बनाना है। देखिए जंग तो हर वक्त नहीं होती ना दुनिया में कि हर मुल्क की दूसरे मुल्क के साथ, लेकिन उनकी जंगी प्रैक्टिसेस जो होती हैं, फौज दुनिया में जहां कहीं भी हो, वो तो हर वक्त हो रही होती है ना। वो फिर फर्जी दुश्मन बनाते हैं कि ओके आज के जंगी मश्क में हमने सामने पुतले लगाने हैं और उनको बंदूकों से उड़ाना है, क्योंकि मश्क है उनकी, उनका काम है। अब वो जंग तो हो नहीं रही, जंग तो कर भी नहीं सकते, लड़ तो सकते नहीं। अब उनका काम ये है कि जो जो उन्होंने बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, कराची में, या वेर एवर दे फाइंड ओके ये लोग हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं है, ये बात इस तरह की नहीं करते, तो वो बड़े खलूस दिल से, बड़े खलूस नीयत के साथ वो उनको दुश्मन करार देते हैं। वो ऐसा नहीं होता कि वो कोई प्लानिंग कर रहे होते, उनका यही ख्याल होता है कि ओके ये दुश्मन है। अब आप देख लीजिए ये जो नैरेटिव वहां पे चल रहा है, मैं उस बात को थोड़ा सा और तूल देता हूं जो आपने कहा कि फौज या एस्टेब्लिशमेंट या जो भी नामालूम इदारे हैं जिनका सबको मालूम है, वो अपना नजला गिरा रहे हैं सहाफियों पर, सहाफती इदारों पर। तो आपके पास सोशल मीडिया पे बेतहाशा आजकल छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स हैं कि जैसे आम जनता भी बाहर निकल रही है उनके हक में, और ये कह रही है कि भाई ये जो है ना, ये बदनाम करने की एक साजिश है पाकिस्तान को, फौज को। क्योंकि पाकिस्तान की जब बात होती है तो सिर्फ फौज की बात होती है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो नवाज शरीफ का भी है या इवन किसी और पॉलिटिकल पार्टी का या हामिद मीर का है। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर सिर्फ और सिर्फ फौज और उसके नैरेटिव का है। अगर आप उस नैरेटिव के आसपास हैं तो आप पाकिस्तानी हैं, अगर आप नहीं हैं तो आप एंटी पाकिस्तान हैं। चाहे आप हज करें, उम्रे करें, नमाजें पढ़ें, और अगर आप वोमेनाइजर भी हों, अगर आप मतलब शराबें पीने वाले भी हों, तो आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आप ये सब कुछ करने के बावजूद उनकी गुड बुक्स में हैं और कहते हैं कि जी ये जो कहते हैं ये ठीक है, तो फिर आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, फिर आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आप हज नमाजें भी बरकरार रखने वाले हैं लेकिन उनके नैरेटिव के आसपास नहीं है, जैसे वो जस्टिस शौकत सदीकी के साथ हुआ, बहुत ही ज्यादा वो पाकिस्तानी इस्तिलाह के मुताबिक परहेजगार आदमी है, लेकिन चूंकि उन्होंने कह दिया कि भाई ISI ने मुझे ये कुछ कहा था और हम नहीं मानते, वो गुनाहगार है, वो काफिर है।
ठीक है ना। अभी अभी जैसे सर रिसेंटली जावेद हाशमी साहब ने क्रिटिसाइज किया, बाजवा साहब का नाम लिया, उनके अकाउंट से पैसे निकाल लिए, उनको पता भी नहीं। तो फ्रीज अब तो होते लोग ये भी कर रहे हैं, मतलब ये भी अजीब तमाशा है। लेकिन एक चीज देखी कि इन्होंने कहा कि जी आर्मी के खिलाफ अगर कोई बात करेगा तो उसको हम 2 साल जेल कर देंगे, उसको हम 5 लाख फाइन कर देंगे। फिर इन्होंने अफसार आलम साहब जो हैं उनको गोली मारी, फिर असद तूर के घर में घुस के मारपीट की, और कई इस तरह के वाकयात हुए जिसमें जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक्स हुए। उसका उल्टा असर देखा गया। जितना लोग पहले क्रिटिसाइज करते थे आर्मी के ऊपर, उससे डबल करना शुरू हो गए। जो लोग पहले बोला करते थे, जितने जर्नलिस्ट, उससे ज्यादा बोलना शुरू हो गए। मतलब ये चीज रुकी नहीं, उल्टा बढ़ गई। इनके जितना ये दबा रहे हैं वो चीज बढ़ती जा रही है। अभी जैसे रिसेंटली अभी इमरान खान साहब ने भी 1000 दिन जो है वो अपने पूरे कर लिए हैं अपनी गवर्नमेंट के। लेकिन क्या ये चीजें जो हमने पहले अभी डिस्कस की वो लेके अगर हम साथ साथ चलें, तो क्या देख रहे हैं आप इनकी गवर्नमेंट को, किधर जा रही है, क्या है अभी? जैसे आज ही एक ट्रेन का हादसा भी हुआ है। अगर ये अपोजिशन में होते हैं तो ये कहते कि जी बस फौरन ही हेड ऑफ द स्टेट को रिजाइन कर देना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि जी ये ड्राइवर की गलती है। देखिए, आपने बात की इमरान खान की वो 1000 दिन की कारकर्दगी के हवाले से। तो इमरान खान की वो 1000 दिन की कारकर्दगी दर हकीकत मुझे वो 1001 दिन की अलफ लैलवी दास्तान लगती है, जो ख़त्म ना होने वाली है। वो जो 1001 दिन की थी ना, वो 1001 नाइट, उसमें ये होता था कि वो सिर्फ रातों की कहानी होती थी, दिन की उसमें कोई कहानी नहीं होती थी। तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि इनकी सारी की सारी ना वो रातों की कहानियां, जिसमें ये बता रहे हैं कि भाई हमने इतनी तरक्की कर ली, हमने इतने ट्रिलियन दरख्त लगा दिए। जो इकोलॉजी के लेवल पे वो दरख्त लगाने की बात है, उसको तो खैर मैं अप्रिशिएट करता हूँ, चलिए कुछ तो हुआ। लेकिन अदरवाइज ये है कि आप इनकी 1000 ये दिन कहते हैं, मैं 1001 रातों की कहानी अगर समराइज करूं तो वो शुरू होती है वो कट्टे भैंसों की ऑक्शन से। ठीक है, वहां से आते आते ये फिर इनका अपना नैरेटिव आता है इकोनॉमी का, जिसमें ये बताते हैं पता नहीं इन्होंने बहुत तरक्की कर ली है और सब कुछ है, और दर हकीकत हाल ये है कि इकोनॉमी का वहां पे सत्यानाश हुआ है। क्योंकि अगर वो 1000 दिन परफॉर्मेंस होती ना 1000 दिनों की, तो शायद कुछ इकोनॉमी बेहतर हो जाती। लेकिन चूंकि वो परफॉर्मेंस ही 1001 रातों की है, जिसमें कोई एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं है, सिर्फ बातों की परफॉर्मेंस है, अलफ लैलवी तिलिस्माती दास्तानों की परफॉर्मेंस है कि जी हमारे यहाँ इन्होंने कहा तेल निकल आएगा, फिर उन्होंने कहा हमारे यहाँ पता नहीं क्या होगा। तो ये सबसे अलफ लैलवी दास्तानें हैं 1001 रातों की, जो अब तक कभी कहते हैं कि जिन आएंगे और ये कर देंगे, तो वो सब और लोग बाहर से आएंगे, लोग बाहर से आएंगे जॉब्स के लिए, जॉब के। फिर इनकी जो दास्तान, ये अलफ लैलवी दास्तान शुरू हुई थी कि हम $200 बिलियन ले आएंगे। तो ये भी अलफ लैलवी तिलिस्माती दास्तान है, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। सर एक सेकंड, एक चीज और मैं सॉरी आपकी बात करती हूँ, कहना चाहूंगी, मुझे याद आया और भूल जाऊंगी कि वो फैसल वाउडा साहब ने कहा था हामिद मीर साहब के ही शो में कि लोग कम पड़ जाएंगे, इतनी नौकरियां होंगी। हाँ जी, क्या हामिद मीर के शोज में सिर्फ फैसल वावडा जी ही ऐसी बातें नहीं किया करते थे, ये बातें खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी किया करते थे, और अरसा दराज से कर रहे हैं जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं भी थे। तो मैंने यही कहा कि जो 1000 दिनों की ये परफॉर्मेंस है, ये असल में तिलिस्माती दास्तानें हैं, जो रात को सुनाई जाने वाली कहानियां हैं, जिनका दिन से कोई नाता नहीं होता। अगर दिन की हकीकतों से कोई नाता हो, जब वहाँ पे जो गरीब आवाम की जो महंगाई के साथ सफरिंग है और जो दाल रोटी उसका मसला है, उससे अगर ये बात जुड़ी हुई हो, तो ये 1001 रातों की कहानियां बयान करना बंद कर दें। इनके सब ये तिलिस्माती जिन्नों वाले और जो करिश्माती इनके वाकयात हैं, इनका हकाइक से कोई ताल्लुक नहीं है। अभी आपने इस दुख भरी दास्तान का जिक्र किया जो सिंध में हादसा हुआ है ट्रेन गाड़ियों का, वो मतलब जाहिर है एक हादसा है, दुनिया में कहीं भी हो सकता है, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अनफॉर्चुनेटली बुरा है। मैं इसमें आई हैव टू बी फेयर, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ इमरान खान ने ही इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया है। वो तो पाकिस्तान बनने से अब तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बर्बादी में किसी ने भी कसर नहीं छोड़ी। खासतौर पर रेलवे की अगर हम बात करें तो रेलवे में इसलिए कसर नहीं छोड़ी कि कोई भी सरकार वहां पे स्टेबल तो रह नहीं पाती।
शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ की हुकूमतें, वो भी कोई आइडियल हुकूमतें कभी नहीं रही, लेकिन फिर भी एटलीस्ट उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ ना कुछ काम होता था, करप्शन भी होती थी उनके ज़माने में, सब कुछ होता था, तो उनमें कोई ना कोई दिन को डेवलपमेंट भी होती रहती थी। अगर वो तिलिस्माती दास्तानें वो भी बयान करते थे तो कोई ना कोई कार्रवाई, कोई ना कोई कारोबार की एक्टिविटीज चलती रहती थी। तो ये जो मिस्टर खान साहब हैं, ये इनके दौरे हुकूमत में तो अब तक हमने कोई भी रियल ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंस काबिल जिक्र नहीं देखी, और कोई नजर भी नहीं आ रही कि ये कुछ कर रहे हो। सिर्फ हमें तो यही अब नजर आ रहा है कि 1000 दिनों या 1001 रातों के बाद अब ये इस चक्कर में है कि शायद इनको हुकूमत से इनकी छुट्टी हो जाए। ये खुद चाहते हैं, मुझे तो ऐसे ही लगता है, ताकि इनकी जान छूटे, ये एक बार फिर अपोजिशन के मजबूत लीडर के तौर पर सामने आए और अपनी वो जो इजी एक्टिविटीज इनकी थी ना अपोजिशन के ज़माने में, वो जो धरने थे इनके, कंटेनर धरने, वो उसकी तरफ ये वापस जाएं। उसमें इनको बहुत मौज है, उसमें जो मर्जी ये जमा खर्च, वो जो जिसे कहते हैं ज़बानी जमा खर्च करते रहे, उसमें अकाउंटेबल नहीं होंगे। अब ये चूंकि अकाउंटेबल हो रहे हैं, हम लोग सहाफ़ी भी और भी इदारे इनसे सवालात करते हैं तो याएं बाएं शाएं करते हैं और फिर ये तिलिस्माती दास्तानें सुनाते हैं, तो ये कंटेनर पे जब चढ़ जाएंगे वापस तो फिर शायद इनको वो दास्तानें सुनाने में दिक्कत नहीं होगी। तो सर पहले तो ये कहते थे कि जी करप्शन का नाम लेते थे और इस तरह की बातें करते थे, इनके दौर में पहले से ज्यादा करप्शन हो चुकी है अभी तक। आपको पता है जुल्फी बुखारी भी गायब है, वो भी इन्होंने दौड़ा दिए, दुबई भाग गए वो। और इसी तरह से ये जो लोन्स का कहते थे तो वो कर्जे भी इन्होंने पहले से ज्यादा ले लिए, जो पिछली गवर्नमेंट के थे उससे कहीं ज्यादा कर्जा जो है वो पीटीआई की गवर्नमेंट इस 2.5-3 साल के अंदर ले चुकी है। तो अब ये भी कहते रहते हैं मैं असेंबली तोड़ दूंगा। तो क्या लग रहा है आपको कि ये तोड़ पाएंगे या ये टाइम पूरा करेंगे? हाँ, वो इसलिए कहते हैं कि ये चाह रहे हैं कि तोड़ दें ताकि इनकी जान छूटे। टाइम पूरा करना इनके हक में नहीं है। अब ये चूंकि सिर्फ इनके हाथ में, इमरान खान के हाथ में पूरा खेल तो पाकिस्तान का है नहीं, वो तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं वहां पे, और सबसे ज्यादा प्लेयर्स तो खुद एस्टेब्लिशमेंट के अंदर है। खुद एस्टेब्लिशमेंट भी एक प्लेयर नहीं है, उनके अंदर भी कई प्लेयर्स हैं और आपस में भी उनकी छीना झपटी लगी रहती है। तो ये तो चाहेंगे कि असम्बली टूट जाए, कोई तोड़ दे, बल्कि कोई तोड़ दे तो उनके लिए बहुत आइडियल होगा। ये फिर अपना राग लाप सकेंगे, फिर इनकी कंटेनर सियासत बड़ी अच्छी हो जाएगी, फिर वो बगैर ज़्यादा टेंशन के अपने काम कर सकेंगे। तो ये तो चाहते हैं कि मैं उसी पिकनिक पे वापस चला जाऊं, वो जो धरना की पिकनिक है उस पे चला जाऊं। तो इसलिए ये बार बार मुख्तलिफ तरह की इंडिकेशंस दे रहे हैं। करप्शन की आपने बात की, तो करप्शन के नरेटिव यानी करप्शन के खात्मे के नरेटिव पे ये आए थे सारे, अपने 20 साल पॉलिटिकल कैरियर में यही बात करते रहे, लेकिन इनके इर्द गिर्द वही सारे लोग थे जो दूसरी पार्टियों के थे, तो कभी हमें बात समझ नहीं आई। फिर इनके अपने इर्द गिर्द के लोगों का आपने जिक्र किया, इनके चहेतों का, जैसे जुल्फी बुखारी इज वन ऑफ द एग्जांपल प्रॉब्ली। हमें नहीं पता कि क्या है कहानी, लेकिन उनके बारे में मीडिया में बहुत सारी अफवाहें गर्दिश करती रहती हैं, करती रहती हैं। तो इनके इर्द गिर्द लोग तो वही हैं। ये अगर कहें कि जी हम कोई दूध के धुले लोग ले आएंगे, वही हैं। इनके अपने जो बहुत ही करीबी सर्कल के जो इश्यूज हैं करप्शन से रिलेटेड, वो भी दुनिया के सामने है। ना ये करप्शन को रोक सके, ना ये जो उनके दावे थे $200 बिलियन लाएंगे, वो $200 मिलियन नहीं ला सके, कुछ नहीं कर सके। और सिवाय जिसे कहते हैं ना अटर फेलियर के, मेरा नहीं ख्याल कुछ है। लेकिन इनको एक बात की मैं दाद देता हूँ कि ढीठ बहुत है। ये भी, इमरान खान भी, प्राइम मिनिस्टर भी, और इनके इर्द गिर्द के लोग भी उसी तरह झूठ बोलते रहते हैं। वो जो मैंने पीछे शेर बोला था ना जफर इकबाल साहब का, कि झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। वो ये इसमें काफी इन पे पूरा उतरता है। 100% पूरा तो इन पर भी नहीं उतरता, ये भी यू टर्न इधर उधर लेते रहते हैं, लेकिन कुछ चीजों पे वो शेर पे मुकम्मल तौर पर अमल करते हैं। जो मैंने पीछे एस्टेब्लिशमेंट की बात की थी, वो तो खैर शेर पे खड़े ही नहीं होते ना, वो तो कभी इधर कभी उधर।
नहीं, आप बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैंने कहीं सोशल मीडिया पे किसी ने लिखा था, वो पढ़ा कि इन्होंने कहा कि जी, एक तो इमरान खान साहब कहते थे ना कि अगर ऊपर सबसे टॉप पे आदमी ईमानदार हो तो बाकी अपने आप ही हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये खुद भी नहीं है, क्योंकि इनके साथ ही तो सबके सब करप्ट ही निकल रहे हैं। तो किसी ने लिखा था कि घर ये जमायमा का बताते हैं कि इनका जो बनी गाला का घर है, वो कहते हैं वो तो मेरा है ही नहीं, वो तो जमायमा का है। पैसा इनके पास जहांगीर तरीन का है, बीवी इनके पास वो मालिका की है। और किसी ने लिखा कि उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो फौज की है। तो आखिर 22 साल ये कर क्या रहे थे? 22 साल में इनको कुछ भी नहीं आया सर, आपके ख्याल से बिल्कुल भी इनको मुल्क चलाना नहीं आया? क्योंकि 5 साल तो ये केपीके में रह चुके थे। हाँ, केपीके में ज़ाहिर है इनकी पार्टी की हुकूमत थी, लेकिन वो भी कोई इतनी अजीम हुकूमत नहीं थी फ्रैंकली। और 22 साल आपने पूछा कि ये करते क्या रहे, जो उनका सियासी कैरियर है, तो 22 साल यही करते रहे कि किस तरह मैंने दूसरों की चीज़ों पे कब्जा करना है, किसी की जायदाद को अपने तौर पर यूज़ करना है। और मैं आप आगे बात नहीं करता कि वो किस किस को अपने तौर पर यूज़ करना है इन्होंने, तो वो यही करते रहे, यही सीखा है इन्होंने। इसके अलावा अगर ईमानदारी से देखा जाए तो अगर हम ये समझें कि इमरान खान कोई मुनाफिक आदमी है, ये मुनाफिक आदमी नहीं है, ये ऐसे ही है। मुनाफिक आदमी में एक खूबी होती है कि एटलीस्ट उसको झूठ और सच का पता होता है। मुनाफिक आदमी को पता होता है कि भाई ये झूठ है, लेकिन ये मुझे मजबूरी है या मेरे मफादात हैं, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता, ऐसा नहीं कर सकता, मुझे करना मुख्तलिफ है। तो एटलीस्ट मुनाफिक आदमी के अंदर एक रियलाइजेशन मौजूद होती है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मुनाफिक आदमी भी नहीं है, ये मुकम्मल तौर पर मेरी नाक़िसा में जाहिल आदमी है। ये वाकई समझते हैं। मेरा भी इनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन रहा है 20 साल, 21-22 साल पहले। थोड़ा अर्सा मैंने इनके साथ काम भी किया, मैं ऑन रिकॉर्ड हमेशा कहता हूँ, इसको डिनाई नहीं कर सकते ये खान साहब भी। तो जो मैं भी समझा था 22 साल पहले और जो अब मैं उनको वॉच कर रहा हूँ एज अ मीडिया पर्सन, ये वाकई अपनी नरगिसियत के इस कदर शिकार आदमी हैं। ये समझते हैं कि जो ये कहते हैं ये बिल्कुल सच है, और ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। बदकिस्मती से ऐसे लोगों की अक्सरियत का ही पाकिस्तान पर कब्जा है। यानी पाकिस्तान के इक़्तिदार के मालिक ऐसे लोग ही हैं जो ज़्यादातर एस्टेब्लिशमेंट से आते हैं। वो दिल से ये समझते हैं उनमें से अक्सरियत की कि भाई ये बात सच है। मेरा इंटरेक्शन रहा कुछ लोगों से, अभी भी हो जाता है कभी ना कभी, हम पुराने उनके मिलने वाले हैं और मेरी कभी फ़ोन पे बात होती है या कभी किसी न किसी बड़े एस्टेब्लिशमेंट के आदमी से कभी ना कभी कहीं ना कहीं इंग्लैंड अमेरिका में बात हो ही जाती है, मुलाकात हो ही जाती है। पुराने बहरहाल हम भी वहाँ के हैं, स्कूल कॉलेज के पढ़े हुए हमारे साथी, बड़े बड़े अहम ओहदों पर में जनरल भी हैं कुछ लोग उनमें, अब वो क्लास फेलो रहे हुए हैं। तो मुझे हैरत होती है कि वो उस पूरे निज़ाम से गुजरते हुए वो ये तय कर चुके होते हैं कि यही है, यही हमारे दुश्मन है। ये सहाफ़ी भी मुल्क के ख़िलाफ़ हैं, ये सियासतदान भी मुल्क के ख़िलाफ़ हैं। वो मानते हैं कि हम ठीक है, हमारे यहाँ भी करप्शन है इदारे में, लेकिन वो ये कहते हैं कि अल्टीमेटली पाकिस्तान की सालमियत और हिफाजत के हम ही रखवाले हैं, और अवाम भी उनके साथ है। और उन्होंने वैसे 70-72 साल में जो जनरल पब्लिक है ना, अच्छी खासी पढ़े लिखे लोगों की उनकी अक्सरियत को अपने हक में कर लिया। अभी आपने पीछे कहा कि अब जो ये एक्शन करते हैं उससे रिएक्शन होता है। अब लोग इनके खिलाफ भी बोल रहे हैं, वो इसलिए बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया पे बेचारे आम आवाम की कुछ दस्तरस हो चुकी है, तो वो उस पे बोलते हैं, लेकिन फिर ये अपनी जो है ना ट्रोल आर्मी उनके पीछे लगा देते हैं। और उनके चाहने वाले मैं भी कहूँगा कि ज़्यादा हैं आज भी। मतलब मैं पिछले दिनों इस बात पे भी गौर कर रहा था कि नवाज शरीफ को पंजाब में बहुत चाहा जाता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, और इवन बाकी सूबों में भी। लेकिन नवाज शरीफ की मकबूलियत में कमी वाक़या हुई है जब से उन्होंने फौज पर सच्ची तनकीद की है। वो तनकीद उनकी सच्ची है, इसलिए कि जो उनके अपने चाहने वाले भी हैं, उनकी आधी से ज़्यादा अक्सरियत भी ये पसंद नहीं करती कि एस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद हो। बिल्कुल। तो ये एक चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, बहुत बड़ा। सर ये तो जहालत है ना हमारी, कि हम कुछ चीज को मानने को और तैयार ही नहीं है, उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अगर उन्होंने पिज्जा की फ्रेंचाइज बना ली है तो कोई बात नहीं, अगर डीएचए खड़े कर दिए तो कोई बात नहीं। तो वो ये हमारे ज़ाहिर इस तरह के लोग हैं, तो ये बिल्कुल ये डिजर्व करते हैं कि इनके ऊपर इसी तरह के लोग रहें।
क्योंकि ये खुद ठीक करना नहीं चाहते किसी चीज को। सर लास्ट में हम बात करेंगे मलिक रियाज की। मलिक रियाज का नाम अभी तक किसी चैनल ने, जो है हमारे जो टीवी चैनल हैं, वो कहते हैं जी एक प्राइवेट हाउसिंग स्कीम जो है कराची में, वहां पर जो है वो लोगों ने आके आग लगा दी। नाम लेने को तैयार नहीं है उस आदमी का जो इतना बड़ा चोर है, और सिर्फ अपना जैसे कहते हैं ना वो क्या कहते हैं ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए या वैसे दिखाने के लिए जो है वो जगह जगह पे वो लंगर खाने खोल दिए, जो इमरान खान साहब भी खोल रहे हैं, यानी लोगों को और ज्यादा भिखारी बना के पेश किया जा रहा है। आप कैसे देखते हैं जो कराची का इंसिडेंट हुआ है और उधर जाके लोगों ने एहतजाज किया है, उसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान में मलिक रियाज को मीडिया तनकीद का निशाना नहीं बनाएगा। आप और मैं जानते हैं उनके बहुत अच्छे मरासम हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, और उनकी बहुत बड़ी बिजनेस कंपनी है, और वो अपनी बिजनेस कंपनी कोई अकेले से तो नहीं चलाते। उनकी बिजनेस कंपनी के डायरेक्ट जो हैं बेनिफिशरीज जो हैं वो टॉप के एस्टैब्लिशमेंट के लोग भी हैं, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट किसी वक्त की हो, चाहे वो रिटायर्ड लोग हों, चाहे इन सर्विस हों, सभी उनके बेनिफिशरीज हैं। और उनके बेनिफिशरीज में टॉप पॉलिटिशियंस भी हैं, और अक्रॉस द आइल्स हैं। ऐसा भी नहीं है किसी एक पार्टी के हैं, सभी पार्टियों के जो टॉप पॉलिटिशियंस हैं वो उनके बेनिफिशरीज में हैं, और मीडिया हाउसेस भी उनकी बेनिफिशरीज में हैं। तो वो मुझे आई हैव टू बी फेयर कि वो अकेले थोड़े हैं सारे हिमाम में। अब ये बात व्यूअर्स को समझ लेनी चाहिए जब मैं ये कहता हूँ कि वो अकेले इस हिमाम में थोड़े हैं, सारे के सारे उस हिमाम में एक साथ हैं। तो कोई कैसे उनके बारे में बात करेगा, और करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि सभी फ्रैंकली मैं इसलिए कह रहा हूँ नहीं करनी चाहिए कि जब सभी कसूरवार हैं, वो तक फ्रंट फेस है ना। मलिक रियाज इज नॉट द ओनली विलन गाय इन पाकिस्तान, वो तो फ्रंट फेस आदमी है, कारोबारी आदमी है, कामयाब है। वो तो खुद अपने इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि भाई जो काम नहीं होता मैं पहिए लगा देता हूँ। तो ये तो पूरी दुनिया के बिजनेसमैन करते हैं फ्रैंकली। सर पहिए लगाने में और छीन लेने में फर्क होता है ना। पैसे लगा के आप पहिए लगा रहे हैं वो अलग है, लेकिन अगर ये लोगों से छीन रहे हैं, उनको मार रहे हैं, वो गलत है ना। नहीं, वो बिल्कुल गलत है। वैसे तो उनकी सारी प्रैक्टिस ही गलत है, लेकिन वो मैं ये कह रहा हूँ जो कुछ उनकी प्रैक्टिस है वो उन अकेले की प्रैक्टिस तो नहीं है ना। उनके हिमाम में तो सारे ही बैठे हुए जाम पी रहे हैं और हालत बेलबासी में जाम पी रहे हैं। तो उसमें कौन किस पर उंगली उठाएगा, क्योंकि वो सब एक ही कश्ती के सवार है ना सब लोग। तो ये है सिचुएशन वहां पे। अब वो खैराती काम भी कर देंगे, खैराती काम बाकी इदारे भी करते रहते हैं। चलिए इधर से छीन लिया गरीबों के हकूक को, उधर से कुछ उनको दाल रोटी दे दी, कि चलता रहेगा। तो ये जो निज़ाम है ये तो पाकिस्तान जैसे जो बहुत ही ज़्यादा मसाइल ज़्यादा मुआशरे हैं, जहाँ पे एक्चुअली रूल ऑफ लॉ कोई नहीं होता, जहाँ पे जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला है, वो तो होते हैं और होंगे जब तक उस निज़ाम को ना बदला जाए। मैं तो खराज तहसीन पेश करता हूँ उन सिंधियों को जिन्होंने हिम्मत करके इतने पावरफुल आदमी और इतने पावरफुल आदमी के पीछे खड़े पावरफुल आदमियों के खिलाफ एहतजाज किए हैं, जिसको एटलीस्ट बीबीसी ने या फॉरेन मीडिया ने को थोड़ा बहुत कवर किया। पाकिस्तान का मीडिया तो आप जैसे कह रही हैं कि वो तो इदारे का नाम भी नहीं लेगा, वो तो यही कहेगा कि सर बड़े बड़े चैनल्स नहीं ले रहे। हाँ, तो वो तो कैसे लेंगे। तो जब बड़े बड़े चैनल्स का ये हाल है, तो जब उन पे उफ्ताद आती है किसी किस्म की, तो फिर वो कहते हैं बड़े बड़े चैनल्स के आप हमारे हक में बोलें। तो जब उनको किसी हक की बात के हक में बोलना होता तब तो वो वहाँ के बड़े बड़े चैनल्स भी खड़े नहीं होते। तो ये ऐसे ही वहाँ का खेल तमाशा है बदकिस्मती से, और उसमें गरीब अवाम पिसते रहेंगे, और हमारे जैसे लोग जो कोशिश करते हैं कि मिरर दिखाएं, जो जायज़ तनकीद करें, जो पाकिस्तान का भला हम चाहते हैं पाकिस्तान एक बेहतर मुल्क हो जाए, वो एंटी पाकिस्तान कहलाएंगे। जिन्होंने पाकिस्तान को तोड़ा, जिन्होंने पाकिस्तान के आइन को बार बार तोड़ा, वो सबसे महबे वतन होंगे। अब यही है रस्म वहाँ की, अब हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, और हम इसीलिए बार बार हम तनकीद करते हैं, या हम अपनी वीकनेस को खुद नहीं पहचानेंगे तो फिर कैसे ठीक होगा। सर लास्ट में बस आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगी कि आपके ख्याल से हामिद मीर साहब ने जो कुछ कहा
और उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए किसी के, मतलब घर के अंदर की बात समझ लें, तो वहां तक आपके ख्याल से एज अ जर्नलिस्ट जाना चाहिए? देखिए, पहले हमें देखना है कि हामिद मीर ने किस मौका पर कहा। हामिद मीर बुनियादी तौर पर असद अली तूर पे जो हमला हुआ, जो ज्यादती हुई, उसके एक एहतजाजी जलसा में गए थे, जहाँ पे हाँ, हामिद मीर एक जाने पहचाने जर्नलिस्ट हैं, आसमा शराजी हैं, वहाँ पे ये लोग गए। तो पहले मैं इस बात का ज़रूर जिक्र करूँगा, मुझे हामिद मीर से भी ज़्यादा जो हमदर्दी है वो असद अली तूर और मतीउल्लाह जान, जो बेचारे बहुत डेडिकेटेड लोग हैं, जिनके कभी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मफादात भी नहीं होते। ये तो वो लोग हैं, अपनी छोटी-मोटी नौकरी की, अपनी तनख्वाहें ली, अपना निज़ाम चलाया। ये तो कोई वहाँ के एलीट जर्नलिस्ट नहीं है, ठीक है? और ना ही ये इनका कोई एजेंडा होता है इनका। ये तो जर्नलिज्म करना चाहते हैं, चाहे अफसार आलम साहब हों, चाहे मतीउल्लाह जान हो, असद तूर यंग हैं, तो ये तो बहुत ही डेडिकेटेड सिंसियर जर्नलिस्ट हैं। अब हामिद मीर तो एक एजेंडा ड्रिवन जर्नलिस्ट हैं, मैं खुल के कहूँगा, लेकिन वो साथ साथ अपनी बेबाकी का इज़हार भी करते रहते हैं, जिसकी वजह से जो उन्हीं के लेवल के जो 8-10 बड़े टॉप के एंकर्स हैं वो नहीं करते। यही उफ्ताद तलत हुसैन पे आई थी, फिर हामिद मीर पे भी ये उफ्ताद आ चुकी है जब डिसअपीयरेंसेस की उन्होंने बात की थी। तो हामिद मीर, मुझे ये लगता है, आपका जो बुनियादी सवाल है कि क्या उनको इस एक्सटेंट तक जाना चाहिए था, इस हद तक बात करनी चाहिए थी। देखिए, हामिद मीर पाकिस्तान की जर्नलिज्म की एनवायरनमेंट के मुताबिक एक स्टेक होल्डर है। उनका ये ख्याल है कि मैं कौन सा हेड ऑफ द स्टेट है जिसके मैं इंटरव्यू नहीं करता, कौन सा बड़ा आदमी है पाकिस्तान का जिसका मैं इंटरव्यू नहीं करता, और अगर मेरे साथ ये हो रहा है तो फिर वो झंझलाहट आती है उनका। और मुझे ये इम्कान या शक है कि हामिद मीर के पीछे अभी भी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, जो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर की होने वाली फाइट है, उसके भी कुछ लोग उनके साथ भी हैं हामिद मीर के। तो हामिद मीर को शायद ये एहसास भी होता है कि मैं इतना भी क्या गुजरा नहीं हूँ, मैं पावरफुल हूँ। अब मैं ये तवक्को करूँ हामिद मीर से कि एक सहाफ़ी होने के नाते उनकी लिमिट्स क्या है या नहीं है, एक सहाफ़ी होने के नाते हामिद मीर को इस हद तक शायद नहीं जाना चाहिए था। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में इस लेवल के जो सहाफ़ी हैं, जिस लेवल के हामिद मीर हैं, उस लेवल के सहाफ़ी जो हैं वो सहाफ़ी नहीं रहते, वो खुद स्टेक होल्डर बन जाते हैं। तो उन्होंने अपनी एक पावर शो करने की कोशिश की, लेकिन होता यह है कि आप जिस लेवल के भी बड़े सहाफ़ी हो पाकिस्तान में, ये बात ज़हन में रखिए, हमने भी इस लेवल पे खेला हुआ एक ज़माने में। मैंने ये खेल को 30 साल पहले जब मैंने किताब छापी थी पाकिस्तान में सियासी एजेंसियों का, इंटेलिजेंस एजेंसियों का सियासी किरदार, तो मैं भी ये तब समझता था कि हमारे बहुत अच्छे मरासम है एस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों से। मैं ये 28-30 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। जब ये किताब मैंने छापी थी तो समझा था कि बड़े हमारे मरासम है, एस्टेब्लिशमेंट के लोगों की दोस्ती की वजह से हमने ये किताब छापी है, तो हम पे उफ्ताद नहीं आएगी। फिर जब पता चलता है कि हम अल्टीमेटली सहाफ़ी के सहाफ़ी रहते हैं, वो जो एस्टेब्लिशमेंट खेल रही होती है, ठीक है, वो फिर जब उनकी वो जिसे कहते हैं पेटी बाई की, पेटी बरादरी का जब इशू आता है, तो फिर वो आपके साथ खड़े नहीं होते। आपके साथ तभी वो खड़े होते हैं या खड़े रहते हैं जब तक उनके अपने मफादात होते हैं, या जब तक उनकी अंदरूनी फाइट में आप उनके काम आ रहे होते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही। 28-30 साल पहले, और आज भी मैं महसूस करता हूँ हामिद मीर अब वहाँ ग्राउंड में है, वो ये काम कर रहे हैं। लेकिन खैर, मैं ये भी कहूँगा कि वो सहाफत की जो बर्तरी के लिए आवाज़ उठाते हैं वो काबिल सताइश है, या जो वो बेबाकी का इजहार करते हैं हम उसको काबिल सताइश करार देते हैं, लेकिन बाकी इश्यूज बहुत कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे। बिल्कुल, लेकिन हम उम्मीद करते हैं सर कि इस तरह के जर्नलिस्ट बाहर आते रहेंगे और बात करते रहेंगे, और आपके जैसे लोग भी जो हैं पाकिस्तान से भी निकल कर आएंगे, और किसी से डरने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो सच है वही बोलेंगे। ठीक है, अगर किसी को बात ठीक नहीं लगती तो वो डिसएग्री कर सकता है, लेकिन दुनिया में कहीं ऐसे नहीं होता कि गोली मार दें या घर में घुस के मारा जाए। ऐसा मैंने तो कभी नहीं सुना, कहीं शायद ही कहीं होता। मैं इस पे एक बात की वजाहत जरूर करूंगा। नहीं, दुनिया में हो रहा है, आपके सामने अभी बेलोरशिया में क्या हुआ,
यानी वो एक एक्सट्रीम हद थी। एक जर्नलिस्ट को जहाज से ही उतार लिया गया, यानी जहाज को ही बेलोरशिया के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने जंगी तैयारा भेज के उस जहाज में, जिसमें एक जर्नलिस्ट, डिसिडेंट जर्नलिस्ट था जिससे वो इत्तेफाक नहीं करते थे, उन्होंने उतारे। ये यूरोप का कंट्री है, जो ईस्ट यूरोप का कम्युनिस्ट स्टाइल का कंट्री है, उनकी मजम्मत हो रही है, लेकिन मजम्मत से सिर्फ बात तो नहीं बनती। अच्छा, ये इस तरह के वाकयात यूरोप के, खासतौर पे ईस्टर्न यूरोप के बहुत सारे ममालिक में आज भी हो रहे हैं। तो लेकिन इसके लिए हम सबको आवाज उठाते रहना चाहिए, क्योंकि जब तक आवाज नहीं उठाएंगे बेहतरी का कोई इम्कान नहीं होगा। लेकिन सर इस तरह से मारा पीटा तो नहीं ना उन्होंने, जहाज से उतार लिया। लेकिन हमारे यहाँ तो अब सबसे ज्यादा अटैक्स ही इस्लामाबाद में हो रहे हैं आजकल, बाकी पूरे पाकिस्तान छोड़ के सबसे ज्यादा। और एक साल में, जैसे एजाज ने भी बताया था, कि 148 केसेस हो चुके हैं जिसमें के जर्नलिस्ट पे अटैक्स हुए हैं एक साल के अंदर। इस्लामाबाद इस वक्त जो है दुनिया का सबसे डेंजरस सिटी फॉर जर्नलिस्ट सेफ्टी के एतबार से बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर आई होप कि आप दोबारा फिर ज्वाइन करेंगे, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।